इनकम के बारे में शुरू करेंगे। किस बात? नेशनल इनकम के बारे में, यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय के बारे में मेरे भाई क्या है ये? देश की पूरी इनकम, देश की पूरी इनकम। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बताया था कि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, वृहद अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बीच में डिफरेंस बताया था। उसमें से मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जिसके प्रणेता, जिसके रचयिता, जिसके जनक माने जाते थे जॉन मिनार्ड कीन्स, यानी जेएम कीन्स, जिन्होंने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समय में मेरे भाई, महाकाल महामारी मंदी के समय में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और बताया था कि देश को अगर बचाना है, पूरे विश्व को अगर इस आर्थिक स्थिति से निकालना है तो उनको करना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जुगाड़। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, यानी सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्तित्व को लेकर नहीं चलना है, इंडिविजुअल कंपनी को लेकर नहीं चलना है, इंडिविजुअल सेक्टर को लेकर नहीं चलना है, पूरे देश को मिला के लेकर चलना है। तो क्या ये नेशनल इनकम, सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये बनता है कि नेशनल इनकम मेरे भाई समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है या व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है, वृहद अर्थशास्त्र का भाग है या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है या माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है मेरे भाई? तो नेशनल इनकम की बात होगी तो नितेश पांडे के इनकम की बात नहीं हो रही है यहां पे, सिर्फ यहां पे टिस्को कंपनी के इंटर की बात नहीं हो रही है, इनकम की बात नहीं हो रही, ठीक है? यहां पे रिलायंस के इनकम की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है देश के इनकम की। तो जैसे ही जब पूरा होल बात होता है, संपूर्ण लेवल पे बात होता है, तो वो हो जाता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो नेशनल इनकम किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब जब इसकी गणना करना सीखेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम की चर्चा हम लोग करेंगे, बहुत पहले से होती आ रही है। तो एक समय है 1868, समझिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा है, कई बार मेरे भाई एग्जाम में ये पूछा है। एक समय है 1868 और व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी, व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। ये है व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, अब चूंकि एसएससी का भी बैच ये हो सकता है, इकोनॉमिक यहां से नेशनल इनकम से एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, रेलवे एनटीपीसी में पूछता है और बाद में जीए के पार्ट हो जाते हैं तो बैंक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार नेशनल इनकम की गणना का प्रयास किया था। प्रयास का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सफल हो गए थे, अटेम्प्ट किया था। तो इन 1868 दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम मेरे दोस्तों, सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे? ये पारसी थे। ये भी चलो ये भी समझ लेते हैं, अपने इनके इतिहास को भी समझते हुए चलते हैं। ये क्या थे? पारसी थे। और इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त 4 सितंबर 1885 में इनका जन्म हुआ था। याद कर लेना इतिहास, क्योंकि अब हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, साथ में अगर ऐतिहासिक कोई तथ्य आता है तो उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल इनकम का यह हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर एग्जाम का तो हिस्सा है ना। हमारा मेन मोटिव नेशनल इनकम नहीं है, हमारा मेन मोटिव है एग्जाम। तो जहां भी प्रश्न मिलेगा मेरे दोस्तों कि इस यहां से जुड़े हुए किसी तथ्य से प्रश्न आ सकता है तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार प्रयास किया था, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था। वो अलग बात है कि असफल रहे थे, इनका जन्म 4 सितंबर 1885 में हुआ था मेरे भाई। साथ ही साथ ये लंदन में पढ़ाते भी थे, लंदन में पढ़ाते थे, ये लंदन में टीचर थे, लंदन में पढ़ाते थे। ये एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे के बावजूद भी हायर एजुकेशन किया और लंदन में पढ़ाने की शुरुआत की। इन्हीं को कहा जाता था मेरे भाई, बंबई शहर में पैदा हुए थे, इन्हीं को कहा जाता था मेरे भाई भारत देश में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मेरे भाई। भारत के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता था इनको। भारत के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति की उपाधि किसको मिली? दादा भाई नौरोजी की। वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम काउंटिंग की शुरुआत की थी। नेशनल, इन्हीं को कहा जाता था मेरे भाई, इन्हीं को कहा जाता था भारत की उम्मीद। समझ लीजिएगा, सब एग्जाम का क्वेश्चन है,
होप ऑफ इंडिया, भारत की उम्मीद। अब इनके बारे में अब आ गया है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम के लीक से हट के थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं मैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में। कोई बताएगा नहीं आपको, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। 1868 में इन्होंने ये कार्य शुरुआत किया था। 1852 में समझ लो, 1852 में मेरे भाई, 1852 में इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी 1852 में। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है दादा भाई नेहरू से पूछा जाता है। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कर दी मेरे भाई। 1886 मेरे दोस्त समझना, इनसे जुड़ी हुई जितनी बातें वो सब आपके सामने। 1886 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे। 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी। नेशनल इनकम की गणना की बात हो चुकी है यहाँ पे। 1886 में आईएनसी की स्थापना हुई थी 85 में, और 86 में आईएनसी के अध्यक्ष बने। प्रथम भारतीय पारसी अध्यक्ष की ख्याति इन्हीं को प्राप्त है आईएनसी की। प्रथम भारतीय पारसी अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट बात करें 1892 में। 1892 में ये ब्रिटेन में लिबरल पार्टी से इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था 1892 में लिबरल पार्टी से, और वहां पे इन्होंने ब्रिटिश में प्रथम भारतीय मूल के सांसद के रूप में नियुक्त हुए थे। तो इतनी बातें इनके बारे में। नेशनल इनकम से हट के है मेरे भाई, मुझे पता है नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आया बात दादा भाई नेहरू जी का, तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड कुछ चीज पूछेगा तो आप उसको बड़े आसानी से कर ले जाओगे। क्यों मैंने बताया? क्योंकि 1868 में मेरे भाई, 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने नेशनल इनकम की गणना की शुरुआत की थी पहली बार। वो असफल रहे थे। 440 करोड़ अनुमानतः 440 करोड़ उस समय भारत की नेशनल इनकम आई थी। कितनी? 440 करोड़ नेशनल इनकम आई थी। और पर कैपिटा इनकम बोलते हैं एक चीज को, पर कैपिटा इनकम। मान लो देश में 100 लोग हैं या कहीं पे 100 लोग हैं, और उन 100 लोग की इनकम निकाली हमने 10,000 रुपए। उन 100 लोग की इनकम कितनी निकाली? 10,000 रुपए निकाली। तो एक व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो वो मान लो 10,000 लोग या 10,000 रुपए में 100 लोग हैं, तो डिवाइड कर दोगे तो 100 रुपए आ जाएगा। यहां पे कितना निकल के आया था? 20 रुपए निकल के आया था मेरे भाई। पर कैपिटा इनकम कितना निकल के आया था? 20 रुपए निकल के आया था। इस चीज को समझिएगा, पहली बार असफल प्रयास था, साबित करने में चूक गए थे। अब समझिएगा एक बार फिर से, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, तो पहली बार प्रयास किया था 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने। 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने, पारसी थे, साथ ही साथ इनका जन्म 4 सितंबर 1885 को हुआ। लंदन में पढ़ाते भी थे, लंदन में चुनाव भी जीता था ब्रिटेन में। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, होप ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 1892 में ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की तरफ से जनरल असेंबली में इलेक्शन लड़ा था और सांसद बने थे। प्रथम भारतीय मूल के सांसद थे। सब एग्जाम में पूछता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी मेरे भाई, इनकी बुक याद रखिएगा, इनकी बुक याद रखिएगा, इनकी बुक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मेरे भाई। ये भी इन्हीं से जुड़ी हुई बातें। ये एक बात हमने शुरू की थी दादा भाई नेहरू जी के इनकम से लेके, नेशनल इनकम से लेके, और उनके बारे में जो चीजें थी वो सब मैंने आपको बताई। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा तो कहां पूछेगा? ये सब के सब एग्जाम में पूछे हैं। तो यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो मेरे भाई पूछ लो फटाफट से। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आबाद अंसारी जी क्लास में आ चुके हैं। मैं हर 5 मिनट 10 मिनट पे कॉमेंट्स लूंगा, हर 5 मिनट 10 मिनट पे कॉमेंट्स लूंगा मेरे भाई। तो आप सभी लोग से निवेदन है फटाफट से शेयर करते रहो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन क्लास में आ चुका है। मोहम्मद अहमद, वेरी गुड मॉर्निंग। विधि केशवानी सर, कुछ इशू आ रहा है वीडियो में कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, तो बाकी लोग बता दो अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो फिर से बता दो क्या वीडियो में कोई इशू है, फिर से बता दो क्या वीडियो में कोई इशू है। मोहम्मद मुअज्जम अहमद, वेरी गुड मॉर्निंग। नगमा सिद्दीकी, आबाद अंसारी, गुड्डू पंडित, राम राम गुड्डू पंडित, गुड मॉर्निंग। रवीश दुबे जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी। तो एक बार आप सभी लोग, सन्नी कुमार भी क्लास में मौजूद है, नौनी सिंह भी क्लास में मौजूद है। एक बार आप सभी लोग फटाफट से बता दो मेरे भाई, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी से बता दो कि क्या वीडियो में कोई इशू है, क्या आवाज़ में कोई इशू है। तो जल्दी जल्दी बता दो मेरे दोस्तों और शेयर करते रहो। किताब का नाम याद रखिएगा, ऑल ओके,
थैंक यू सो मच गर्विस सर, थैंक यू सो मच। गर्विस सर ने बताया भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की 1868 की नेशनल इनकम की काउंटिंग का प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ ही साथ दादा भाई नेहरू जी के छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताया, उनके प्रोफेसर साहब ने उनको बोला था यू आर द होप ऑफ इंडिया, यू आर द होप ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर भी थे दादा भाई नेहरू जी। चलो फिलहाल हमारे पास उनकी तस्वीर नहीं है, नहीं तो आपको जरूर दिखाते। आगे बढ़ते हैं, अपनी नेशनल इनकम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। नेशनल इनकम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो एक बेसिक पार्ट था नेशनल इनकम के इतिहास का। कब? 1868 की कहानी है, 1868 की कहानी है, जब भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ था। जब भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब जरूरत थी कि अंग्रेजों को भारत की थोड़ी बहुत सुननी चाहिए। तो दादा भाई नेहरू जी ने यह गणना की थी मेरे भाई, दादा भाई नेहरू जी ने यह गणना की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं आपको। दूसरा व्यक्ति, समय बढ़ता चला गया और भी बहुत लोगों ने किया था मेरे भाई नेशनल इनकम की काउंटिंग, लेकिन किसी की भी मान्य नहीं हुई। अब जो एग्जाम में पूछता है वो पूछता है इन 1931 की कहानी है, 1931 की कहानी है। व्यक्ति हैं GV.K. राव, यही पूछता है। GV.K. राव ने अटेम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम काउंटिंग की। अब कहो सर वो भी फर्स्ट टाइम थे, ये भी फर्स्ट टाइम थे, कैसे? तो सुनो, ऐसे इन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो था साइंटिफिक मेथड मेरे भाई, वो था साइंटिफिक मेथड। अब सवाल इतना ही पूछता है कि किसने सबसे पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक विधि से नेशनल इनकम की काउंटिंग शुरू की थी? किसने सबसे पहली बार वैज्ञानिक विधि से नेशनल इनकम की काउंटिंग शुरू की गई थी? दादा भाई नेहरू जी वहां पे फंस गए थे मेरे भाई कि उनसे पूछा गया कि अच्छा कैसे आपने पर कैपिटा इनकम 20 निकाल लिया? क्यों? क्योंकि उस समय तक भारत में जनसंख्या की गणना ही नहीं हुई थी। भारत में जनसंख्या की गणना सबसे पहली बार लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, 1872 में, और इन्होंने पब्लिश करवा दिया 1868 में। इसलिए इनसे चूक हो गई कि इन्होंने बोला अनुमानतः मैंने ऐसा लगाया है, तो अनुमानतः तो इसलिए साबित नहीं हुआ। साहब ने भी अनुमानतः ही लगाया, साइंटिफिक मेरे भाई, इन्होंने भी, साहब ने भी अनुमानतः ऐसा ही लगाया, GV.K. राव ने। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि सबसे पहली बार किसने किया था नेशनल इनकम की काउंटिंग की शुरुआत? दादा भाई नेहरू जी। सबसे पहली बार किसने वैज्ञानिक पद्धति से किया था? तो याद रखना GV.K. राव। कब किया था? तो याद रखना 1931 में। कब किया था? तो याद रखना 1931 में मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा। इतनी कहानी होती गई, 2, 4, 5 लोग और आए जो नेशनल इनकम काउंटिंग की कोशिश किए थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, लेकिन किसी की भी बात को स्वीकार नहीं किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी और उसको एक ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया गया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया और ये बात बिल्कुल सत्य है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो समय बीतता गया, भारत आजाद हो गया। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अब जब भारत आजाद हुआ तो भारत को करना है भारत देश में विकास। अब विकास कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा मेरे भाई? अब तो अंग्रेज डेवलपमेंट करेगा नहीं, अब भारत करेगा डेवलपमेंट। अगर गर्वित सर आपको अपने घर का डेवलपमेंट करना है तो सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि अपने पास इनकम कितनी है, अपने पास कितना पैसा है कि मैं 1 फ्लोर बनवाऊं, 2 फ्लोर बनवाऊं, या फिर संगमरमर लगवाऊं, पत्थर लगवाऊं, या क्या लगवाऊं, या फिर सीमेंट से करवाऊं। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन मनी, कि अपने पास कितनी इनकम है। अब भारत देश का विकास करना है, इतना बड़ा देश है, तो ये पता करना बहुत जरूरी है मेरे भाई कि कितनी इनकम है। प्लानिंग कमेटी बैठ गई, योजना समिति बन गई, योजना समिति ने योजना आयोग की स्थापना कर दी कि ऐसे ऐसे योजना होगी, फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात होगी। लेकिन इन सबके बीच में ये पता करना बेहद जरूरी था, इन सबके बीच में ये पता करना बेहद जरूरी था कि अपने पास पैसा कितना है, और वो पैसा पता करने के लिए नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की गई। सुनिएगा ध्यान से, उस पैसे का पता करने के लिए, नेशनल इनकम का पता करने के लिए इन 1949, समझिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों, अगर एक भी पॉइंट चूका तो आपकी जो मैं एक बेस बना रहा हूं, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, वो भूल जाएगा, वो छूट जाएगा आपसे। तो उस कॉन्सेप्ट को बचा के रखिएगा मेरे दोस्तों। रटोगे, रट्टाफिकेशन होगा, कहानी की तरह पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा। पहली बार कुड़िए क्या हुआ था, 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने शुरू किया था। दादा भाई नेहरू जी को पढ़ा GV.K. राव ने 1931 में। उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इन 1949 NIC
नेशनल इनकम कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। नेशनल इनकम कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं, राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमिटी, नेशनल इनकम कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड 1949 में। चेयरमैन कौन, बोलो चेयरमैन कौन था इसका? इसके चेयरमैनशिप किए थे मेरे भाई पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस यानी प्रियंका चोपड़ा मत समझना, परिणीति चोपड़ा मत समझना, कुछ और मत समझना, ये फुल फॉर्म कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी सुन लो, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भारतीय है मेरे भाई, अनसन नाम मत समझ लेना कि कोई विदेशी हो। तो ये चेयरमैनशिप किए थे पीसी महालनोबिस। पहली बार 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बना इस चीज के लिए कि कुछ ऐसी चीज को आप इजाद करिए जिसके जरिए नेशनल इनकम की काउंटिंग हो सके। तो इस चेयरमैनशिप में नेशनल इनकम कमेटी ने रिकमेंड किया, नेशनल इनकम कमेटी ने सिफारिश की कि इसकी स्थापना की जाए और इसमें कमेटी बनाई जाए। कौन सी कमेटी बनाने के लिए इसने सिफारिश की थी उसको सुनिएगा, कौन सी कमेटी बनाने के लिए सिफारिश की थी इस बात को सुनिएगा। तो NIC recommended to establish CSO। NIC ने सिफारिश की कि CSO की स्थापना की जाए, CSO की स्थापना की जाए। फुल फॉर्म ऑफ CSO मेरे भाई, फुल फॉर्म ऑफ CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कहीं भी कुछ भी आपको मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश किया गया इनकी सिफारिश पे? 2 मई 1951, 2 मई 1951। एट प्रेजेंट टाइम CSO कैलकुलेट्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब CSO का काम क्या है? CSO का काम है मेरे भाई नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना। CSO कैलकुलेट्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? CSO की स्थापना हुई यहाँ पे। अब इसका हेड ऑफिस कहाँ मेरे भाई? इसका हेड ऑफिस दिल्ली, इसका हेड ऑफिस दिल्ली। वर्तमान समय की क्या कहानी है वो भी सुन लो। वर्तमान समय की क्या कहानी है? वर्तमान समय में एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है NSO। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था? 2006 में। कब स्टैब्लिश हुआ था? बोले 2006 में। इसके अब अंदर दो चीजों को रख दिया गया, एक रखा गया CSO को, एक रखा गया NSSO को। CSO मैंने आपको पढ़ाया है, NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान समय में हेड कौन है मेरे भाई? विमल कुमार राव, विमल कुमार राव। इसको मैंने आपको इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, विमल कुमार राव। मेरे दोस्त इस चीज को समझिएगा, विमल कुमार राव। अब इसके दो पार्ट हैं, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये यहाँ से रॉ डेटा उठाता है, इनको सबमिट करता है, अपनी कुछ चीजें अध्ययन करने के बाद ये उठा के इसको देते हैं और ये पब्लिश करते हैं। नेशनल इनकम है कितनी? बेसिकली इतनी बात है, कुछ बेसिक बातें भी चल रही। अभी इनके अंदर अगर डीप में हम लोग पढ़ने जाएंगे तो वो हायर लेवल का हो जाएगा, वो हायर लेवल का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक सही होगा, यहां तक क्लियर होगा। तो चलो, गुड्डू पंडित, कैन आई हैव योर डिटेल स्टडी कोर्स? यस सर, यू कैन टेक माय डिटेल स्टडी कोर्स। आप परीक्षा 365 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको अभी लिंक मैं शेयर करवा देता हूं, हमारी टेक्निकल टीम आपको लिंक शेयर कर देगी। आप वहां से जाके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरे भाई गुड्डू पंडित, तो समझिएगा ध्यान से, वहां से आप जाके हमारा कोर्स भी खरीद सकते हो, जिसमें कि हम आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और आपके लिए 24/7 एक फैकल्टी बैठा रहता है आपको आंसर करने के लिए। साथ ही साथ उसका MCQ भी आपको कराते हैं और MCQ के डाउट्स को भी लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PSS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के द्वारा। तो आपको सारी चीजें मिल जाती है, आपको सारी चीजें मिल जाती है।
चलो, विधि केशवानी को एक डाउट था मेरे भाई, कुछ इशू आ रहा था वीडियो में उनको, अब वो डाउट क्लियर हो चुका है मेरे दोस्त। अगर किसी को क्लियरिटी में दिक्कत होगी, समझिएगा ध्यान से, अगर किसी दोस्त को क्लियरिटी में दिक्कत होगी, ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वो अपनी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आता है। श्वेता दीक्षित क्लास में आ चुकी हैं। श्वेता मैम को गुड मॉर्निंग, आपको नमस्कार है। अगर आपको भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, ठीक है बात। और अगर नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है मेरे समझाने के बाद भी, तो आप कमेंट में बुराई भी कर सकते हैं मेरी, बेझिझक, क्योंकि आप जितनी बुराई करेंगे मैं उतना ज़्यादा मेहनत करूंगा और उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, अब सबका क्लियर है मेरे भाई। जिसको जो डाउट हो मेरे दोस्तों वो पूछ सकते हैं, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जौहर जैदी की तरफ 35 समोसा खा के बैठना नहीं है मेरे भाई, 35 समोसा खा के आपको बैठना नहीं। तो यहां तक की कहानी थी नेशनल इनकम की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेशनल, ये एनएसओ डे की बात कर लें, ये देखो कहां जा रहा है, एनएसओ डे की बात कर लेते हैं मेरे भाई। एनएसओ डे 29 जून को सेलिब्रेट होता है, 29 जून को एनएसओ डे होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, एनएसओ डे होता है 29 जून को। अब सवाल किस तरीके से पूछेगा, इस बात को समझिएगा कि 29 जून को एनएसओ डे क्यों होता है, एनएसओ डे कब होता है, क्या कारण है 29 जून का, तो समझिए सबके कहानी के पीछे क्या है। ये मनाया जाता है मेरे भाई बर्थ डेट ऑफ पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का बर्थ डेट यहीं पे था, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस था 29 जून को, और इसी तारीख को मेरे भाई एनएसओ डे अब सेलिब्रेट किया जाता है। एनएसओ डे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दिवस 29 जून को मनाया जाता है। बोलो यस या नो, यहां तक समझ आया तो आगे बढ़ेंगे, यहां तक नहीं समझ आया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, चलो और आगे चलते, थोड़ा सा और आगे चलते। ये तो कुछ बेसिक बातें थी, छोटी मोटी बातें थी। क्या अभी कहीं नेशनल इनकम की बात हुई? हमने पढ़ाना शुरू किया नेशनल इनकम, लेकिन अभी भी कहीं भी नेशनल इनकम की कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई कि नेशनल इनकम है क्या। ठीक वैसे ही चर्चा हो गई जैसे पंडित जी आते हैं, अब मैं भी ब्राह्मण हूँ तो इसलिए कोई बुरा नहीं मानेगा। पंडित जी आते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं, पंडित जी आते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं और कहते हैं, और उसमें 5 कहानी सुनाते हैं मेरे दोस्त। मेरा एक डाउट ये रहता है कि यार सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनाई ही नहीं, उन्होंने तो वो 5 कहानी सुनाई जिसके अंतर्गत ये बताते हैं अच्छा उसने कथा नहीं सुनी थी इसलिए उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसने कथा सुन ली इसलिए उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। भाई पंडित जी हमको कथा सुनाओ, हमको उसकी कहानी काहे सुना रहे हो? तो यही पे यहाँ पे वही चल रहा है, गुरु जी तुम्हारे पढ़ा रहे हैं नेशनल इनकम, लेकिन नेशनल इनकम का कहीं जिक्र नहीं किए। अब होगी नेशनल इनकम की बात, अभी तो ये था बैकग्राउंड हिस्ट्री, तो अगर आपको कथा आती होगी तो जरूर सुनाइएगा। अब होगी बैकग्राउंड की बात, हो चुकी है, अब होगी स्पेशली नेशनल इनकम की बात। तो एक बेसिक सा डेफिनेशन लेते हैं नेशनल इनकम का, एक बेसिक सा छोटा सा क्या बोलते हैं परिभाषा लेते हैं कि नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है। नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है? आप सभी लोग यार एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये जब कथा वथा होता है ना सत्यनारायण भगवान का, तो उसमें कभी कथा तो सुनने को मिला नहीं। अगर ऐसा कोई पंडित जी होंगे तो बताना, हम लोग भी सुनेंगे। परिभाषा नेशनल इनकम की क्या है परिभाषा, आइए समझते हैं। तो मैं लिख देता हूं, नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम इज द नेट मनी वैल्यू। नेट मनी वैल्यू, नेट का मतलब होता है मेरे भाई शुद्ध, ठीक है। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। National income is the net money value of all goods and services produced by the citizen of India, produced by the citizens of India। हिंदी में बोल देता हूं, citizens of India in an economy, in a financial year, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, सुनना मेरे लाल ध्यान से, किसी देश की अर्थव्यवस्था में
एक वित्तीय वर्ष के भीतर, अब एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है जल्दी से बताना, जिसको आता हो। एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है तो जल्दी से बताना। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा, अब हम भारत की बात करें तो भारत के नागरिकों के द्वारा, उस देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित किया हुआ सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल शुद्ध मनी वैल्यू यानी कीमत, शुद्ध कीमत, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन, अब ये सब एक बेसिक परिभाषा है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित देश के नागरिकों के द्वारा शुद्ध मनी वैल्यू ही उस देश की नेशनल इनकम कहलाती है। शुद्ध मनी वैल्यू ही इस देश की इनकम कहलाती है। अब सिटीजन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? क्या सिटीजन अगर इंडिया की बात करें तो भारत के नागरिक क्या सिर्फ भारत में है? नहीं, भारत के नागरिक विदेशों में भी हैं, वो भी इंडियन सिटीजन है। अब मान लो गुड्डू पंडित निवास करने लग गए हैं। कहाँ पे? गुड्डू पंडित का निवास हो गया मेरे भाई कैलिफोर्निया में, अपना फेवरेट जगह। गुड्डू पंडित का निवास कहाँ हो गया? कैलिफोर्निया में। अब लेकिन वो वोट अभी देने का राइट उनको क्या, मान लो इंडिया में, वहाँ पे सिर्फ वो रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन वोटर ID कार्ड उनका अभी कहाँ का? इंडिया का है। तो वो क्या कहलाएंगे? भारत के सिटीजन ही तो कहलाएंगे, ठीक है बात, अगर उन्होंने वहाँ का कोई उस तरीके से सिटीजनशिप नहीं ली है तो ऐसे लोगों के द्वारा जो भी एक साल का इनकम होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो कहलाता है हमारा नेशनल इनकम। ये तो एक छोटी सी परिभाषा मेरे भाई। तो चलो, दुराज 0001 हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो समझ आ रहा है। विधि केशवानी ने बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये लड़की आगे जा रही है। ये लड़की ने सबसे पहले आंसर बताया कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। मेरे बच्चे चलो एक और सवाल पूछ लेते हैं। मुझे ये बताओ कि ये फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपने बताया, ये इंडिया में कब से लागू है? ये इंडिया में कब से लागू है? When was a financial year implemented for 1st April to 31st March? कब से ये लागू किया गया? ठीक है, कब से ये लागू किया गया? तो जल्दी से बताना मुझे। अगर ये पता होगा तब तो बहुत तगड़ा स्टूडेंट है आप, बहुत तगड़े वाले स्टूडेंट हैं। चलिए, दुराज 0001, इनको सब समझ आ रहा है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं एक मेथड देखते हैं कि किस तरीके से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है। तो करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, केशवानी नहीं विधि, राष्ट्रीय आय गणना की विधि क्या है मेरे भाई? तो मैं आपको बताता हूं 3 विधि है। कौन कौन सी विधि? 3 विधि। एक तो है प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, इसी को बोलते हैं मेरे भाई, इसी प्रोडक्ट मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसी को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वैल्यू एडेड मेथड, इसी को बोले हैं मेरे लाल वैल्यू एडेड मेथड। सुन लेना, ये सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा है प्रोडक्ट मेथड। नहीं होता एग्जाम्पल में ये वाला हुए हैं, हम छोड़ के चले आवे हैं, नन ऑफ दीज मार देते हैं, ठीक है, नन ऑफ दीज मार देते तो नन ऑफ दीज नहीं मारना है, वैल्यू एडेड मेथड मारना है। ये तो पहला, ये तो था पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है इनकम मेथड। दूसरा क्या है मेरे भाई? इनकम मेथड यानी आय विधि, आय विधि, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? उत्पाद विधि, किस तरीके से उत्पादन होता है। तीसरे की बात कर ले मेरे भाई, तीसरे की बात कर ले एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि यानी खर्च विधि। मेरे भाई पूरी दुनिया में यही 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो। यही 3 तरीके हैं। अब मैंने पूछा विधि केशवानी से, कि हरिद्वार जाने के लिए बेटा मुझे रास्ते बताओ, हरिद्वार जाने के लिए मुझे रास्ते बताओ। तो विधि केशवानी ने बोला सर आप वाया ट्रेन आ सकते हो, सर आप एयर से भी आ सकते हो यानी जहाज से आ सकते हो, सर आप साइकिल से आ सकते हो, सर आप पैदल आ सकते हो, सर आप नदी पकड़ो, गंगा जी, अगर आपको बनारस में हो आप गंगा जी की नदी पकड़ो, तैरते तैरते हरिद्वार तक आ सकते हो। तो बहुत सारा तरीका विधि केशवानी ने बताया कहाँ पहुंचने के लिए, हरिद्वार पहुंचने। जस्ट समझिएगा मेरी बात, हरिद्वार पहुंचने। मेरा मन
मेरा मन, मैं एक तरीके से जाऊं, हो सकता है कि मैं आधी दूर कैसे जाऊं, मैं आधी दूर ट्रेन से जाऊं फिर बस से चला जाऊं। मेरा मन मैं जैसे जाना चाहता हूं, मेरा मन कि मैं बनारस से लखनऊ तक ट्रेन से आ जाता हूं फिर वहां से बस से चला, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे लिए क्या होगा, सही होगा, एप्रोप्रिएट होगा। तो ये 3 तरीका है मेरे भाई, ये 3 तरीका है, समझिएगा बात को, ये 3 तरीका है। अब इन तीनों तरीकों से भारत कौन सा तरीका अपनाता है? इन तीनों तरीकों में भारत 2 तरीका अपनाता है, प्रोडक्शन मेथड का तरीका अपनाता है और इनकम मेथड का तरीका अपनाता है। इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके मेरे भाई भारत नेशनल इनकम की काउंटिंग करता है, भारत नेशनल इनकम की काउंटिंग करता है। क्लियर है इतनी बात? प्रोडक्शन मेथड। अब पूछेगा कि कितने तरीके, तो बोलो 3 तरीके। कितने तरीके, तो बोलो 3 तरीके। आपसे पूछेगा मेरे भाई कि भारत कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, तो प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का तरीका इस्तेमाल करता है। मेरे दोस्त एक सवाल छोटा सा आपसे, आपको यह बताना है कि ये तीनों मेथड दिए किसने हैं, ये तीनों मेथड किसने दिए, किसने इजाद किया है नेशनल इनकम काउंटिंग के 3 मेथड, ये आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप ये जरा सोचिए कि हु गिव द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हु गिव द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। जिसको आता हो वो बता सकता है मेरे भाई। युवराज अंकुर मिश्रा क्लास में आ चुके हैं, रमेश दुबे जी क्लास में आ चुके हैं। एक बार जोर लगा के मेरे दोस्तों शेयर कर दो। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। तो देखो मेरे दोस्तों, नेशनल इनकम काउंटिंग की गणना भारत देश में प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड से होती है, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड से होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगली चीज समझते हैं। ये प्रोडक्शन मेथड है क्या, ये प्रोडक्शन मेथड है क्या, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड है क्या? तो देखो 3 तरीके से भारत देश में या ज्यादातर देशों में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होता है 3 तरीके से। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। और इन तीनों सेक्टर के बारे में हमने अपनी पहली ही क्लास में पढ़ा है, तो इसलिए आप उसको भी देखिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा उसका। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर मेरे दोस्त, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। तीसरा क्या है? टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के नाम से नहीं पूछा जाता है। शुरुआत के दिनों में भारत में जो प्रोडक्शन होता था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मेरे भाई होता था प्राइमरी सेक्टर से, जो मनी वैल्यू जनरेट होती थी। लेकिन वर्तमान समय में टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा हमारा नेशनल इनकम जनरेट होता है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते, प्राइमरी सेक्टर को एक दूसरा नाम से जाना जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र। सेकेंडरी वाले को मेरे भाई प्रोडक्शन सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, प्रोडक्शन सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई, मैन्युफैक्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, इंडस्ट्रीज माने औद्योगिक क्षेत्र, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाएगा तो आप समझिएगा कि ये किसका डिपार्टमेंट है, ये सेकेंडरी का है। टर्शियरी को जानते हैं मेरे भाई, सर्विस सेक्टर, वही जहां पे आपको सेवा मिलती है, वही जहां पे आपको सेवाएं मिलती है। जैसे कोचिंग में आप जाते हो पढ़ने के लिए, वहां पे आपको सर्विस मिलती है, सेवा मिलती है, जहां पे कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होता है। आप होटल में जाओगे, वहां पे आपको सर्विस मिलता है। आप कहीं भी जाओगे, बैंकिंग का काम करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करोगे, ट्रांसपोर्टेशन भी इस एग्जांपल किसका होता है, इसी का होता है। आप ससुराल जाओगे, मैं एग्जांपल बार बार लेता हूं, आप ससुराल जाओगे मेरे भाई, वहां पे भी क्या होता है, वो भी सर्विस सेक्टर का डिपार्टमेंट है, वो भी सर्विस सेक्टर का। जैसे यहाँ पे आपने फार्मिंग किया, एग्जाम्पल तो मैंने बता भी दिया, या आपने फार्मिंग किया, आपने माइनिंग किया मेरे भाई, माइनिंग किया, खनन किया, खुदाई की, तो इन सबसे रिलेटेड चीजें। फिशरी हुआ, फिशिंग हो गया, जमीन से जुड़ी हुई चीजें, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। फिशिंग हो गया, मछली पालन हो गया, डेयरी हो गया, दूध उत्पादन हो गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें मेरे दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें, मेटल हो गया, धातु हो गया, एक्सेट्रा, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रेड हो गया, क्लोथ्स हो गया, कपड़े हो गए, ये सब सेकंड के एग्जाम्पल, और एग्जाम में यही पूछा जाता है, अपने एग्जाम में यही पूछते हैं, अपन लोग छोड़ के चले आते हैं। क्लोथ्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे गैस हो गया,
वाटर सप्लाई हो गया, ये सब एग्जाम्पल याद रखना, ये सब एग्जाम्पल याद रखना, इत्यादि इत्यादि। भवन निर्माण हो गया, उत्पादन हो गया, ये सब कहाँ है? ब्रेड का है, फैक्ट्री में है, क्लोथ का है, फैक्ट्री में है। वहां पे क्या होता है? उत्पादन होता है, वहां पे जाके हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस अगर फैक्ट्री में खड़ी है मेरे भाई तो सेकेंडरी सेक्टर का डिपार्टमेंट है। बस अगर फैक्ट्री में खड़ी है तो सेकेंडरी सेक्टर का डिपार्टमेंट है। बड़ा सा आयरन अगर फैक्ट्री में है तो सेकेंडरी सेक्टर का डिपार्टमेंट है, उसको जाके हम यूज नहीं कर सकते। बस वाले से नहीं बोल सकते कि चलो हमको कहाँ छोड़ के आओ, पीलीभीत छोड़ के आओ, ठीक है। तो अगर हम अब बस अड्डे पे पहुंचेंगे तो वहां की चीजें क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। अब वहां पे हम क्या करेंगे? सेवाएं लेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे? सेवाएं लेंगे, यानी सर्विस लेंगे। यहाँ पे जैसे बैंकिंग, यहाँ पे बैंकिंग, अगर बैंक का घर बन रहा हो, अभी बैंक वाली बिल्डिंग बन रही हो तो क्या उसको बैंकिंग बोलेंगे? नहीं, वो तो कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट हो जाएगा। अभी बन रहा है तो बन रहा है तो इस वाले में आ जाएगा। लेकिन अगर बैंक है, बैंक खुला है, वहां पे कैशियर है, खुल रहा है, काम हो रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इस चीज को समझिएगा। ट्रांसपोर्टेशन किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ट्रांसपोर्टेशन किसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इस चीज को समझिएगा। स्कूल किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। कोचिंग किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। होटल सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ससुराल सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बात समझ आई? बात इतनी चीजें, ये बेसिक, इन सब चीजों से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इन सभी चीजों से क्या होता है? फार्मिंग से, माइनिंग से, फिशरी से, डेयरी से, मेटल से प्रोडक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है। ये सबसे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और जब प्रोडक्शन होता है मेरे भाई तो उसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होती है, उसकी कुछ ना कुछ मौद्रिक कीमत होती है, मनी वैल्यू होती है, उसको जोड़ लिया जाता है, उसको जोड़ लिया जाता है। इतनी चीज समझिएगा, उसको जोड़ लिया जाता है। तो ये तो था हमारा प्रोडक्शन मेथड। दूसरे की बात करें, इनकम मेथड। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है अपना जो हम यूज करते हैं? इनकम मेथड की बात करें जो हम यूज करते हैं, इनकम मेथड की बात करें जो हम यूज करते हैं, इनकम मेथड यानी आय विधि की बात करें जो हम यूज करते हैं, तो ये चार प्रकार से हमें आय होती है। एक होता है हमें लैंड से, एक होता है हमें लैंड से यानी जमीन से, जोरू से नहीं, जमीन से। दूसरा कैपिटल की बात करें यानी पूंजी की बात करें, कैपिटल यानी पूंजी की बात करें। तीसरा किसका बात करें? तीसरा मेरे भाई लेबर की बात करें, लेबर। चौथा किसका बात करें? एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्योग धंधों की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें मेरे भाई। ये चार तरीके होते हैं जहां से हम लोग क्या करते हैं? जनरेट करते हैं पैसे, इनकम जनरेट करते हैं, आय होती है। लैंड है तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? लैंड है तो आपको मिलेगा रेंट यानी किराया, पैसा मिला कि नहीं। कैपिटल यानी पूंजी आपके पास ढेर सारी है तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई, ब्याज, इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई, ब्याज। लेबर, अगर आप लेबरगिरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेबर मतलब कुछ भी, जितने भी पर्सोनेल है, कर्मचारी हैं, तो इनको क्या मिलेगा? इनका मेहनताना मिलेगा, वेजेस मिलेगा, वेजेस मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपका अपना कोई भी उद्योग धंधा हो, आप अपना कोचिंग खोल के पढ़ा रहे हो तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आप किसी और के कोचिंग में पढ़ा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, मेहनताना मिल रहा है, दैट इज लेबर। आपके पास बहुत पैसा है, आपने उसको बांट दिया है, दे दिया है, बैंक में रख दिया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपके पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, आपने उसको दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है। यही चार चीजें। इसके अलावा आप कुछ भी आप बता दो, आप कुछ भी बता दो, इन्हीं चार में से आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी बता दो, इन्हीं चार में से आ जाएगा। जौहर जैदी कैसे कमाता है? जौहर जैदी मान लो कैसे कमाता है? अब किसी भी तरीके से जौहर जैदी कमाता, कोई भी एक एग्जांपल आप अपने दिमाग में ले लो कि सर मैं तो ऐसे अर्निंग करता हूं या वो ऐसे अर्निंग करता है, वो सब इन्हीं चार में से एक में आ जाएगा मेरे भाई। तो इनकम मेथड के यही चार तरीके, यहां से हम उठाते हैं इनकम, ठीक है, और दोनों को मिक्स करते हैं और CSO NSSO ये दोनों मिलकर भारत के नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं, भारत के नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। तो मेरे भाई नेशनल इनकम काउंटिंग के लिए अपने पास तरीके कैसे हैं? चार प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। चार प्रकार के तरीके। कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है मेरे भाई? चारों तरीका समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। पहला तरीका GDP, पहला तरीका GDP, दूसरा तरीका NDP, तीसरा तरीका GNP, चौथा तरीका
NNP, चौथा तरीका NNP। इन्हीं चारों तरीकों का इस्तेमाल करके हम लोग अंततः फाइनली नेशनल इनकम की काउंटिंग तक पहुंचते हैं। तो फटाफट से मेरे भाई, अगर आप क्लास में बने हुए तो फटाफट से जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, फटाफट से जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से आप लोग जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, अगर आप क्लास में बने हुए तो, जिसको आता हो जीडीपी का फुल फॉर्म जल्दी से जल्दी मेरे भाई, जिसको चारों का फुल फॉर्म बताना फटाफट से चारों का फुल फॉर्म लिख के भेजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब देखते हैं कौन कौन सही भेज पाता है, कौन कौन सही भेज पाता है, कौन कौन सही भेज पाता है। चलो मेरे भाई देखते हैं कौन कौन सही भेज पाता है फटाफट से। हमने नेशनल इनकम की शुरुआत की। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, और वर्तमान में नेशनल इनकम क्या है, पिछले 5 सालों के नेशनल इनकम की गणना करेंगे, किस तरीके से भारत नेशनल इनकम में कितना आगे जा रहा है, पर कैपिटा इनकम भारत का कितना है। तो जब आपका ये बेसिक तैयार रहेगा तो हम लोग उस पर पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर से, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, जीडीपी में भारत किस नंबर पे है, एनएनपी में भारत किस नंबर पे है, भारत की नेशनल इनकम की काउंटिंग को जीडीपी बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं या फिर जीएनपी बोलते हैं, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताना है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों। उससे पहले आपको बताना है जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी का फुल फॉर्म। तो फटाफट से मेरे भाई उसका फुल फॉर्म आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी, जिसको आता हो वो बता सकता है। मैं चेक कर लेता हूं कि किसने किसने आंसर किया है। अगर किसी ने नहीं किया तो हम फटाफट से क्या करेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं बताता हूं आपको जीडीपी का फुल फॉर्म होता क्या। चलिए तो आगे समझते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म है मेरे भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे दोस्त, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, टाइम लगेगा पढ़ने में, समझने में। दूसरा हमारा क्या है, जीएनपी, दूसरा क्या मान लेते हैं, जीएनपी। चारों पढ़ना है। इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल, हिंदी में समझना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा मान लेते हैं एनडीपी, एनडीपी, एनडीपी क्या बोलेंगे इसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहां से प्रश्न पूछता है मेरे भाई इसके फुल फॉर्म से, शुद्ध घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। चौथे की बात करें तो GNNP, चौथे की बात अगर करें तो NNP मेरे भाई, NNP फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यही 4 चीजें हैं मेरे दोस्त, इन्हीं 4 चीजों को हमें पढ़ना है, इन्हीं 4 चीजों को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चारों के ऊपर डिस्कशन होगा, आपको याद रख लेना है इनका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के फुल फॉर्म से एक बार फिर से शुरुआत करेंगे, इसी के फुल फॉर्म से एक बार फिर से शुरुआत किया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को क्लास अच्छी लगी, समझ